Today our topic of presentation is orthotics in the upper motor neuron disorders, chapter number 14, volume orthotics 3. Orthotics in the upper motor neuron disorders. The problems of the orthotic prescription from the standpoint of lower motor or upper motor neuron disorders is somewhat artificial. There are important clinical differences between these two states, but this separation reflects a traditional tendency to prescribe lower limb orthotic devices on the base of the disease entities. इसको हम आगे एलेबोरेट करते हैं इस पैराग्राफ का क्या मतलब है. For example, in the past, one heard such terms like poliobraces, hemiplegic braces, and paraplegic braces. It has been clear that the disease entities can no longer be the basis for an orthotic prescription. For example, the degree of the weakness, spasticity, sensory loss, and even an anxiety are the factors which determine what the orthotic prescription will be and not that the patient has a stroke. इसका क्या मतलब है कि पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, अगर किसी को पोलियो है तो उसको ब्रेस दे रहे हैं तो उसको कहते थे ये पोलियो ब्रेस है. हेमीप्लेजिया होता था, हेमीप्लेजिया ब्रेस लगा दें, पैराप्लेजिया ब्रेस लगा दें. यानी कि जो डिजीज़ होती थी उसके अकॉर्डिंग जो है उसको ब्रेस को ही वही नाम दे देना. लेकिन नाउ हम देखते हैं डिग्री ऑफ वीकनेस कितनी है, स्पासिसिटी कितनी है, सेंसरी लॉस कितना हुआ है, उसके मुताबिक हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट पेशेंट्स नीड बेसिकली. अब ये नहीं कहेंगे कि स्ट्रोक ब्रेस लगा दें, ठीक है. डिग्री ऑफ वीकनेस देखेंगे, स्पासिसिटी देखेंगे, सेंसरी लॉस देखेंगे, एंड इवन एंग्जाइटी भी देखेंगे. दीज आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन व्हाट द ऑर्थोटिक प्रिस्क्रिप्शन विल बी. कन्वेंशनल रोल ऑफ ए लोअर लिम्ब डिवाइस. द फंक्शन ऑफ द लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस. It should be used to stabilize an unstable joint, either to maintain what is considered to be normal alignment or to prevent total collapse at the joint in the absence of adequate musculature. Orthosis की definition क्या है? Orthosis are the devices that are added to the body to stabilize or immobilize a body part, prevent deformity, protect against injury or assist in function. ऐसा ही है. तो वही स्टेबल क्यों करेंगे? अनस्टेबल जॉइंट के लिए. प्रिवेंट क्या करेंगे कि फर्दर प्रोग्रेशन ना हो ऑफ डिफॉर्मिटी. असिस्ट क्या करेंगे? हेल्प करेंगे उसकी मूवमेंट को. अगर कोई मसल वीक है तो उस जो अपोजिट मस्कुलेचर है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वहाँ पे कंट्रैक्चर बन सकता है. इस वजह से हमें असिस्टिव कोई ना कोई स्प्रिंग या इस तरह की कोई चीज़ लगानी चाहिए ताकि उसके मसल को असिस्ट कर सके. Orthosis may also be used to enhance the sensory feedback in the patients with impaired proprioceptive sense in the leg. Pathology of the upper motor neuron disorders. These disorders include क्यों ज़रूरत पड़ती है, कुछ जो disorders हैं उनके हम नाम लेते हैं क्यों हो जाते हैं. स्ट्रोक की वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से, कोई इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन में, ट्रॉमा हो जाए, ट्यूमर बन जाए, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रॉमा हो जाए, या डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ कॉज हो सकते हैं इसके, और स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ हो सकते हैं. इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी आता है. मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? ये जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी शीथ होती है, कवरिंग माइलिन शीथ होती है, ठीक है. तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, और वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसकी वजह से डैमेज होने के चांसेस होते हैं ना, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है. डीमाइलिनेटिंग डिजीज इन विच द इंसुलेटिंग कवर ऑफ द नर्व सेल्स इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर डैमेज. अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हेल्दी न्यूरॉन कैसे है और नर्व अफेक्टेड बाय द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. These deficits to be anticipated are, भी क्यों होता है? मोटर अगर तो है तो हम देखेंगे पैरालिसिस कितना है, वीकनेस कितनी है, और इवेलुएशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए. हमें फंक्शन भी परफॉर्म करके उसको देखने पड़ेंगे कि ये परफॉर्म करके दिखाएं ताकि हमें मोटर लॉस का पता लगे, और मैनुअली भी हम देखेंगे. स्पासिसिटी चेक करेंगे. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनवॉलंटरी मोटर फिनोमेना एसोसिएटेड विद द अपर मोटर न्यूरॉन लेन मे कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स. Gamma spasticity, influence of the noxious, poisonous, toxic and visceral internal body organs भी शामिल हो सकते हैं. Influence of the anxiety, tension, etc. For example, if a patient has overactive gamma motor neuron, there will be a resistance to passive movements causing stiffness. ठीक है, पैसिव मूवमेंट की वजह से स्टिफनेस पैदा हो जाएगी जिसको हम स्पासिसिटी कहते हैं. दिस इज ऑफन फाउंड इन द इंडिविजुअल्स विद द डैमेज टू द हायर सेंटर्स अफेक्टिंग द डिसेंडिंग पाथवेज. गैमा मोटर न्यूरॉन करती क्या है? ये मसल स्पिंडल्स को इनरवेट करती हैं एट ईच एंड दे अलाउ कंट्रैक्शन एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेच. प्राइमेटिव रिस्पॉन्सेस. टॉनिक नेक न्यूबॉर्न में,
लेब्रिंथाइन, जिगजैग, सेगमेंटल कॉर्ड रिफ्लेक्स, क्रॉस एक्सटेंशन, टेक्टाइल एक्सटेंसर थ्रस्ट, प्रेशर एक्सटेंसर थ्रस्ट। ये आपको देख के ज़्यादा समझ आएगी। टॉनिक नेक क्या है, लेब्रिंथाइन, जिगजैग, सेगमेंटल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस क्या है, क्रॉस एक्सटेंशन क्या है, टेक्टाइल एक्सटेंसर थ्रस्ट क्या है, प्रेशर एक्सटेंसर थ्रस्ट क्या है, इसकी डिटेल भी मैं आगे ऐड करूंगी। एबनॉर्मल लिम्स एनर्जीज हो सकती हैं, कपल जॉइंट मूवमेंट्स जो हैं वो स्ट्रोक के बाद क्या होता है, क्योंकि कोई ब्रेन जो होता है उसके लेफ्ट और राइट होता है ना, अगर लेफ्ट इफेक्ट हो तो राइट साइड अफेक्टेड होती है, और अगर राइट साइड ब्रेन की इफेक्ट हो तो लेफ्ट साइड इफेक्ट होती है। तो एबनॉर्म इस तरह जो है ये कपल जॉइंट्स जो होती है ना, इनकी एबनॉर्मल सी मूवमेंट हो जाती है स्ट्रोक की वजह से। स्ट्रोक कहते किसे हैं, ये इसको हम उर्दू ज़ुबान में क्या कहते हैं, फालिज। स्पास्टिसिटी के बाद है एटेक्सिया। एटेक्सिया होता क्या है, फ्रीक्वेंटली रिजल्ट ऑफ डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द ब्रेन स्टेम या सेरिबेलम अफेक्ट हो जाए, या उससे एसोसिएटेड ट्रैक्स जो आ रहे हैं ब्रेन स्टेम या सेरिबेलम से रिलेटेड, वहाँ पर कोई डैमेज हो जाए। एथिटोसिस और डिस्टोनिया हो सकता है, रेयर विद स्ट्रोक सीन यूजुअली इन पैरेटिक सिंड्रोम सेकेंडरी टू द ट्रॉमेटिक ब्रेन डैमेज। एथिटोसिस क्या होते हैं, ये एक स्लो इनवॉलंटरी रिदलिंग मूवमेंट होती है, फिंगर की, हैंड की, या टोस की होगी, फीट की, और समटाइम्स आर्म्स, लेग्स, नेक एंड टंग में भी सीन हो सकती है। मूवमेंट्स टिपिकल ऑफ एथिटोसिस आर समटाइम्स कॉल्ड एथिटोइड मूवमेंट्स कहते हैं इन्हें। और डिस्टोनिया क्या है, इट इज़ अ मूवमेंट डिसऑर्डर इन विच योर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलंटरी। हम तो अपने मसल्स को वॉलंटरी मूव करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर डिस्टोनिया की कैफियत में इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन होती है। अब सेंसरी लॉस होगा तो पोजीशन सेंस और जो है टच सेंस जो है वो अफेक्ट होगी। पोजीशन सेंस में क्या आती है, प्रोप्रियोसेप्शन, काइनेस्थेटिक सेंस, पेन एंड टेम्परेचर इंपॉर्टेंट इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। ठीक है, पेन नहीं होगी, टेम्परेचर फील नहीं होगा, हॉट एंड कोल्ड है। ठीक है, ये भी स्ट्रोक के पेशेंट्स में ज़रूर ऐसे साइंस मौजूद होते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द सेंसर्स इन आवर जॉइंट्स, मसल्स एंड टिश्यूज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्रोड्यूस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। प्रोप्रियोसेप्शन क्या है, इट इज़ अ पोजीशन ऑफ सेंस ऑफ पोजीशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, हम अपने हाथ जो है वो ऊपर उठाएंगे बाजू, तो हमें पता होगा, हम देखे बगैर भी कह सकते हैं कि हमारे सर से तो ऊपर ही जा रहे हैं ये हाथ। ठीक है, तो ये प्रोप्रियोसेप्शन है। और काइनेस्थेटिक सेंस क्या होती है कि जैसे हमें पता हो कि कितनी स्पेस रह गई है, ये एबिलिटी है कि हमारा माइंड खुद सेट करता है कितनी स्पेस रह गई है, उसको अवेयर होता है। जैसे कि अब एक सामने से बॉल आ रही है, उसको हिट करने के लिए हम पोजीशन बनाएंगे कि यहाँ पर आएगा बॉल, तो मैं इसको ऐसे मारूंगा तो लग जाएगा, कितनी स्पेस रह गई है, कितने टाइम पे मुझे बल्ला उठाना है मारने के लिए। तो ये काइनेस्थेटिक अवेयरनेस है। प्रोप्रियोसेप्शन की और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, कैरिंग, क्रैशिंग, रेसलिंग, क्लाइंबिंग, पुशिंग, पुलिंग, बॉल प्ले। तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसर्स जो हैं इन एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव होते हैं। इसकी काइनेस्थेटिक सेंस जो है वो कम है, उसको डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक्सरसाइज है कि उसको करें, इसको टच करके दिखाओ स्टिक से, उसको बॉल है और उसको टच करने को कह रहे हैं, जैसे कि गोल्फ खेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह। और स्ट्रोक के पेशेंट्स में वीएल डिफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि होमोनिमस फील्ड डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक साइड पे ना, सेम साइड पे वीएल फील्ड डिफेक्ट होता है कि आधा नज़र आता आधा नहीं नज़र आता। डिप्लोपिया भी एक है वीएल डिफेक्ट में। डिप्लोपिया में होता है कि दो दो चीज़ें नज़र आ रही, डबल वीएन। बस ये भी जो है वो आई वीएल डिफेक्ट ही है। निस्टैग्मस में आई लुक्स इनवॉलंटरी फ्रॉम साइड टू साइड इन रैपिड स्विंगिंग मोशन, like reading and perceptual, patient can judge distance, memory, judgment, abstract thinking, critical thinking कहते हैं ना इसे, ability to shift tasks। फिर spatial relationship specifies how some object is located in space in relation to some reference object, balance, foreground, background, confusion। अब यहाँ पे जो फिगर शो की ये एक्सरसाइज है उसकी आई की, जिसमें रेड और ग्रीन कलर दिखाया गया। पहले तो उसको सेम पोजीशन में रखा है, फिर जब हम राइट को मूव करेंगे तो वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि आइदर ग्रीन मूव कर रहा है या राइट मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो ये भी आई की एक्सरसाइज है। में आते हैं एंग्जाइटी, एंगर एंड डिप्रेशन। दीज ऑल्सो कैन बी द कॉज ऑफ स्ट्रोक। Stroke syndrome and related disorders. The stroke syndrome is distinctive and quite uniform from patient to patient in overall manifestation. However, it is small differences which provide us with an opportunity to prescribe orthotic devices which more optimally meets the needs of the patient. स्ट्रोक जो है उसकी डिग्रीज होती हैं और हर किसी को मुख्तलिफ किस्म का स्ट्रोक होता है। समटाइम्स स्ट्रोक की वजह भी नहीं पता लग रही होती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रोलॉन्ग भी जाती है।
अब हमने जो है वो स्ट्रोक वो हमने यही देखना है कि उसका सेंसरी लॉस कितना है, आइदर उसके मसल्स जो हैं वो स्पास्टिक तो नहीं हो जाते। अगर हम ऑर्थोसिस देते हैं, क्योंकि हमने तो ऑर्थोसिस के हवाले से देखना है ना, तो अगर हम ऑर्थोसिस देते हैं तो आइदर उसको सही तरह यूज़ कर सकता है या उसके लिए एक अलग मुसीबत बन जाएगी ऑर्थोसिस यूज़ करना। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट वी विल प्रिस्क्राइब द रिलेवेंट ऑर्थोसिस। After pathology, the final common pathway for volitional movement in either cerebral or brainstem infarct is divorced from the cerebral control। क्या होगा सके सारा कुछ cerebral control कर रहा होता है, cortical control जिसे कहते हैं। The immediate result is a state of flaccidity in the involved muscle which lasts for about 48। एक जो होते हैं ना, जब अटैक होता है स्ट्रोक का, फालिज का अटैक होता है, ठीक है, 48 आवर्स बहुत अहम होते हैं। उनमें क्या होता है, मसल्स किस तरह फ्लेल हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, क्या हो जाता है, वो 48 आवर्स बहुत अहम होते हैं। उसमें सेरिब्रल कंट्रोल जो होता है बिल्कुल लॉस हुआ होता है। दिस इज फॉलोड बाय स्टेट ऑफ एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी विच डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द लॉस ऑफ कॉर्टिकल कंट्रोल। अब कॉर्टिकल कंट्रोल क्या है, ये हमारा नॉर्मल रेगुलेशन है एक्टिविटी का। जैसे कि हमने किसी लिम्ब को मूव करना है तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, इसी को ही कॉर्टिकल कंट्रोल कहते हैं। Anterior horn cells are subjected to facilitatory and inhibitory influences from other functioning elements in nervous system। ऐसा ही है, anterior horn cells क्या कर रहा होता है, facilitate कर रहा होता है, और जो भी अदर फंक्शन है उनको करवाना होता है। तो anterior horn cells बहुत एक्टिव होते हैं उस टाइम, and these elements are present and active in the normal state, but their effective the anterior horn cells activity is limited by the ultimate control of the cerebral cortex। but जब cortical control disturb हो जाए, cerebral cortex disturb हो जाए, affect हो जाए, तो फिर एंटीरियर हॉर्न सेल्स भी अफेक्ट होते हैं, वो अपनी एक्टिविटी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो रिफ्लेक्स क्या आता है, व्हेन दिस कंट्रोल हैज बीन एलिमिनेटेड एज रिजल्ट ऑफ डिजीज और इंजरी। अब एंटीरियर हॉर्न सेल्स की जो एक्टिविटी है वो एलिमिनेट हो गया, सेरिब्रल कंट्रोल जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कंट्रोल जो है वो कम हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी जाहिर है हैपन होगी, क्योंकि हम तो नॉर्मल मोटर एक्टिविटीज़ करवा रहे थे, तो एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में। दिस एक्टिविटी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब उसकी वजह से हो रहा है। एंटीरियर हॉर्न सेल्स क्यों नहीं काम कर सकते, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वजह से, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं सही कर रहा, तो रिफ्लेक्स उसकी वजह से हो रहा है। अब इसमें एक स्पास्टिक स्टेट होती है मसल की। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इट्स रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट एंड इट्स टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट विद undue violence when suddenly suppressed। The exaggerated deep random reflexes clonus as typically by the alternating contraction and relaxation of the triceps। बेसिकली क्या होता है कि हमारे मसल्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं कि हमें उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इधर कब करना है या रिलैक्स करना है। लेकिन जब ये इनवॉलंट्री मैनर में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, यानी कि हमारी मर्जी नहीं होगी इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, लेकिन वो हो जाएगा, और टाइम भी जो है वो नहीं पता कि कब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। तो कितना मुश्किल है इसको, इसका ब्रेन जो है वो उसको सिग्नल्स ही नहीं भेज रहा मसल्स को कि उसने कब कॉन्ट्रैक्ट करना है और कब रिलैक्स होना है, और कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो फिर रिलैक्स कब होंगे। Although the exact pathophysiology of the spasticity is still a subject of debate, it seems clear that one element is the unmodified influence of the proprioceptive sensory stimuli upon anterior horn cells।